बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher Mamoona Naseem and I hope you are all fine with the blessing of Allah. Today we will do the poem number 3 and the topic of this one poem is the loveliest of the tree, the cherry no. Before going to do the explanation of this one poem, we will discuss about the poet. Yes, Alfred Edward Houseman, usually known as a A.E. Houseman, ठीक है. This poet has written the poem The Loveliest of the Tree, the Cherry No. ठीक है. Houseman was an English classical poet and classical and scholar. Houseman was counted as one of the foremost classicists of his age. अच्छा जी, इन्होंने जो है वो क्लासिकल पोइम ज़्यादातर लिखी, ठीक है, और अपने ये क्लासिकल स्टाइल था इनकी जो पोइट्री का, इसकी वजह से ये फेमस हैं। और इनका शॉर्ट नेम क्या है? A.E. हाउसमैन। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग वैसे जो है हाउस के बीच में ई लगाते हैं, लेकिन बेटे आप लोग इनका लिखते हुए नेम ई नहीं लगाओगे। देखें यहाँ पर ई नहीं है, लेकिन हम इनको बोलते क्या हैं? हाउसमैन। फाइन। नेक्स्ट, हिज पोइम एक्सप्रेस सिंपल यूनिवर्सल इमोशंस। यस, इनकी जो पोइट्री है वो डिफरेंट एंगल से सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्लेन करती है? स्पेशली जो आज की हमारी द लवलीस्ट ऑफ द ट्री है, इसमें ज़्यादातर वो नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, इंटरनल और यूनिवर्सल ब्यूटी को। ठीक है, लव ऑफ नेचर, नेचर लवर ये बहुत ज़्यादा थे। इनकी जितनी पोइट्री है वो मोस्टली जो है वो नेचर के ऊपर ही है। नेचर पे ये बात करते हैं, ब्यूटी पे बात करते हैं। और अगर हम लोग बात करें ब्यूटी की, तो बेटे बेसिकली ब्यूटी है क्या? ब्यूटी अगर हम लोग देखें, ब्यूटी वो नहीं है जो एक चीज़ ज़ाहरी तौर पे तो आपको कुछ वक्त के लिए खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पुरानी हो जाती है या देखने के काबिल नहीं रहती, तो वो ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी तो एक्चुअली वो है जो हम लोग नेचर में देखते हैं। माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स, दरिया, पहाड़, जानवर, परिंद और ग्रास देखते हैं। बेटे ये सारा कुछ क्या है? ये नेचर है, क्योंकि ये कुछ अरसे के बाद भी हमें वैसे की वैसे ही दिखाई देते हैं। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में जितना कुछ पैदा किया है, कुदरत में, फितरत में जो कुछ बनाया है, ये सारा कुछ जो है वो ब्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। अच्छा जी, यहाँ पर वो लॉन्गिंग पास्ट के बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को है, इसको मैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड में ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ जी। द ट्रेजिडीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी पोइट्री के थ्रू ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं? ट्रेजिडी ऑफ ह्यूमन लाइफ की। ही डिराइव्ड हिज स्टाइल फ्रॉम द ओल्ड बर्ड्स एंड फ्रॉम द क्लासिकल पोइट्री। यस, बैलेट्स कहते हैं ये जो जज्बाती गीत होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जो जज्बाती गीत थे वहाँ से ये इम्प्रेस हुए। ठीक है, और क्लासिकल पोइट्री से, जिसकी वजह से इनकी पोइट्री में भी हम लोग ये स्टाइल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, अच्छा जी, इट्स अ ये स्टूडेंट्स, इट्स अ नॉस्टैल्जिक पोइम। नॉस्टैल्जिक, ये जो निकला है वर्ड, नॉस्टैल्जिया से निकला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डैट वन वर्ड? इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, जब इंसान पछताता है माजी की बातें सोचकर कि काश मेरा बचपन वापस आ जाए, काश मैं उस खिलौने को ना तोड़ता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो जब हम लोग इस तरह की चीज़ें या माजी की चीज़ों को लेकर या ख्वाहिशों को लेकर पछताते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो ये जो हमारी आज की पोइम है ये नॉस्टैल्जिक पोइम है। ठीक है, अब आप लोग को मैंने डेफिनेशन बता दी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी किस स्टैंजा में नॉस्टैल्जिया आएगा, लेकिन आप लोग भी इसको आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, नो स्टूडेंट्स, बेटे वी हैव डिस्कस द पोइट्स इंट्रोडक्शन, स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड पोइटिक टेक्निक and kind of poem. No, it's our text which we have to do. ठीक है, ये हमारी पोइम है और पोइम मैंने ली है आपकी बुक नंबर 3 की टेक्स्ट बुक से। ठीक है, विच वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन
poem. And first we will do the translation of this one poem लाइन बाय लाइन, ठीक है. हम लोग लाइन के साथ साथ इसकी जो है उर्दू की रीडिंग करेंगे. इसके बाद हम लोग पूरे स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करेंगे. फाइन मेरा बेटा देखें. लवलीएस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नो, कहता है सबसे प्यारा. लवलीएस्ट कहते हैं एडमायरेबल को. किसको कहते हैं? एडमायरेबल को. ADMIREABLE, एडमायरेबल. फाइन. तो किसको कहते हैं? एडमायरेबल को. द चेरी नो, कहते हैं सबसे प्यारा जो है चेरी का दरख्त है जिसकी शाख इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो. कहते हैं हंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है, ये झुका होना, बैंड, ठीक है, ठीक है. लैंडिंग का मतलब होगा. तो इसका मतलब क्या है? इसकी ट्रांसलेशन कहते हैं पर अब कलियों के साथ चेरी भी लटक रही है. कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो दरख्त हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्यारा दरख्त है वो कौन सा है? चेरी का है. इज़ हंग विद ब्लूम, कहते हैं अलॉन्ग द बो, कहते हैं कि टहनियों के साथ अब चेरी भी लटक रही है. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट वेयरिंग द वाइट फॉर ईस्टर टाइड. यहाँ पर जो इसने टर्म यूज़ की है, पोइटिक टेक्निक है किसने यूज़ की है? राइटर ने है. वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन. क्या है? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं जो कि इंसानी, जो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, ठीक है, वो हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को दे देते हैं, तो वो क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ इस स्टैंजा में देखें तो जो पोइटिक टेक्निक है इन दो लाइनों में, तो बेटे वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन. इसमें वो यूज़ कर रहा है. क्या यूज़ कर रहा है? पर्सोनिफिकेशन. ऐसी चीज़ खसूसियात जो हम लोग एक नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में, जो कि सिर्फ इंसानों में होती हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखते हैं एंड स्टैंड कैसे ये पर्सोनिफिकेशन है. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड. वुडलैंड राइड हम लोग कहते हैं जंगल को, ठीक है, फॉरेस्ट को. कहते हैं स्टैंड मीन खड़े होना या कायम होना. फिक्स्ड इसका मतलब होता है. ठीक है. वेयरिंग का मतलब होगा ड्रेस्ड. ठीक है. और टाइट का मतलब क्या होगा? टाइट का मतलब होगा कि पहने हुए या ओढ़े हुए. लेकिन यहाँ पर जो टाइट का मतलब है वो, सॉरी, यहाँ पर जो टाइट का मतलब है वो ये है कि पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो बेटे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन दीज लाइन? कहते हैं स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड. कहता है ये जो दरख्त हैं जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है, इनके दोनों तरफ जो है वो चेरी के दरख्त हैं और वो ईस्टर की खुशी मनाने के लिए इनके ऊपर बर्फ़ का लिबास इन्होंने पहना हुआ है. देखें वो यहाँ पर ये कह रहा है वेयरिंग द वाइट फॉर द ईस्टर ड्रेस. क्या आपको लगता है कि दरख्त भी जो है वो सफ़ेद लिबास पहन सकते हैं? ये देखें ना, ये तो सिर्फ इंसान पहनते हैं. एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कैसे पहन सकता है? तो यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन. और ऊपर अगर हम लोग देखें कि कहते हैं स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड के जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर ये वाइट यानी सफ़ेद जो लिबास है वो पहनकर खड़े हैं. तो यहाँ पर कहते हैं ईस्टर. ईस्टर का क्या मतलब है? ईस्टर बेटे जैसे कि हमारे एक बिलीव है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में क़यामत से पहले दोबारा भेजा जाएगा. तो इसी तरह से जो ईसाई हैं इनका एक अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या भी क़यामत से पहले आएंगे और वो जितने भी दुनिया में ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको वो बचाने दुनिया में एक दफ़ा दोबारा तशरीफ़ लाएंगे. और जब वो तशरीफ़ लाएंगे वो किस त्यौहार पर आएंगे? और उस दिन क्या त्यौहार होगा? ईस्टर होगा. इस वजह से वो खुशी मनाते हैं. ठीक है. और इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर. क्या कहते हैं? ईस्टर. तो वो कहते हैं कि ईस्टर का दिन होगा. तो अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर पोइट जो है वो ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री को एक्सप्लेन करता है. ही सीज अ ट्रीज ऑन द पाथ लैंडिंग टू द फॉरेस्ट. ठीक है, कि फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए जो है वो दरख्त फैले हुए हैं और किसके हैं? वो चेरी के हैं.
ही सेज डैट द ट्री इज़ फुल ऑफ ब्लूम, और इनके ऊपर जो है वो चेरी फुल लगी हुई है और वो ज़मीन के साथ लटक रही है. एंड इट्स ब्रांचेज आर loaded with flowers and they are bowing down with the weight of flowers एंड फ्रूट. कहते हैं इनके ऊपर फूल और जो फ्रूट है वो लगा हुआ है, और ये कवर किसके साथ है? स्नो के साथ. वो जो है हमारा जी. तो वो पूरे इस फर्स्ट स्टैंजा में अगर हमारे साथ एक्सप्लेन करता है तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से जो है चेरी जो है ज़मीन के साथ लटक रही है, और इसने सफ़ेद जो लिबास पहना हुआ है, और इसकी जो ब्यूटीफुल स्नो ड्रेस है वो मैचेस करता है फेस्टिविटी ऑफ द ईस्टर. क्योंकि ईस्टर में भी तो ये खुशी मनाते हैं ना, कि एक त्यौहार है उनका कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे. और ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? उनका लव. किस चीज़ के साथ? ब्यूटी के साथ. यानी ये पूरा जो स्टैंजा है ये किसके साथ पोइट का जो लव शो करता है? नेचर के साथ. He appears to be a true lover of the objects of nature. Yes. अगर हम लोग इस पूरे स्टैंजा को देखें तो कि जिस तरह से उसने हमारे सामने एक्सप्लेन किया है नेचर को, तो यहाँ से हमें पता चलता है yes he was true nature lover and the poet caught by the captivating beauty of nature. Yes. Okay. Let's read the next stanza. Know of second one stanza. Know of our 80 years and 10 20 will not come again. अच्छा जी. इन द सेकेंड स्टैंजा वो क्या कह रहा है? अब मेरी उम्र जो है 70 साल हो गई है, ठीक है. एंड 20 विल नॉट कम अगेन, और इनमें से 20 साल इब्तदाई जो हैं वो 20 साल दोबारा वापस नहीं आएंगे. एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर एंड इट ओनली लीव्स मी अ 50 मोर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन स्टैंजा? यस. और कहता है कि अगर मेरी ज़िंदगी की 70 बहारों में से 20 बहारें अलग कर दी जाएं तो मेरे पास अब जो है 50 बहारें रह गई हैं. इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. लीव्स का मतलब होता है यानी ग्रांट, परमिट. तो कहता है मेरे पास कितनी रह गई हैं? 50 बहारें रह गई हैं. इन सेकेंड स्टैंजा. अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि 70 साल, ज़िंदगी के 70 साल इसने क्यों हमारे साथ डिस्कस किए हैं? वो कहता है कि दुनिया में अब जो ह्यूमन बीइंग है, यानी जो इंसान है, इसकी जो अब एवरेज एज है वो कितनी है? 70 साल. इस सेकेंड स्टैंजा में वो ये कह रहा है. और यहाँ पर उसने वो पोइटिक टेक्निक यूज़ की है जो मैंने आपके साथ पहले बताई थी. यहाँ पर उसने बोला है सेकेंड स्टैंडा में दिस इज़ अ नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया इसने यूज़ किया है, यानी पछता रहा है. वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी उम्र 70 साल है और इसमें से अगर 20 साल निकाल दिए जाएं तो मेरी ज़िंदगी की 20 बहारें जो हैं वो वापस नहीं आ सकती. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या समझ आई? जो मैंने आपको पहले बताया था कि इट्स अ नॉस्टैल्जिक पोइम. ठीक है. तो यहाँ पर वो पछता रहा है. जो हमें जो पोइट की स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर नज़र आ रही है वो नॉस्टैल्जिक है. ठीक है. इस वजह से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है आप लोग भी देख सकते हो कि सेकंड स्टैंजा में उसने नॉस्टैल्जिया यूज़ किया है. ठीक है. अच्छा, वो कहता है द पोइट सेज दैट द एट लीस्ट 20 years of early life have been passed in the carelessness. हाँ जी. वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी के जो इब्तदाई 20 साल हैं वो लापरवाही में गुजर गए हैं, यानी मैंने नेचर की तरफ देखा भी नहीं है कि नेचर इतनी खूबसूरत है. एंड द टाइम ही वॉज कॉन्शियस ऑफ द नेचुरल ब्यूटी. दीज ईयर्स विल नेवर कम अगेन. और यहाँ पर वो पछता रहा है. जो हमारा राइटर है, सॉरी, जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर पछता रहा है. 20 विल नॉट कम अगेन, यानी 20 साल जो मेरी ज़िंदगी के हैं वो वापस नहीं आएंगे. नेक्स्ट वो यहाँ पर कहता है कैन टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर. कहता है कि अ टच ऑफ. वो कह रहा है कि यहाँ पर जो 50 इयर्स हैं वो लेफ़्ट हैं, मेरे पास 50 साल हैं. 50 इयर्स मीन 50 स्प्रिंग्स, यानी कहता है कि मेरे पास 50 साल मीन्स 50 साल हैं. ठीक है. कितने में से? मेरे पास, यानी वो कहता है ना मेरी उम्र 70 साल की उम्र में से है, तो वो 70 साल में से अपनी ज़िंदगी को काउंट कर रहा है कि 20 साल जो है वो गुजर चुके हैं और 50 साल जो हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास ज़िंदगी की 50 बहारें देखने का मौका है. 50 ईयर्स स्प्रिंग्स आर इनफ टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ चेरी. कहता है कि मेरे पास जो ये 50 साल हैं यही भी इनफ हैं किसको देखने के लिए? ब्यूटी ऑफ नेचर. अकॉर्डिंग टू द बाइबल ही स्पेंडिंग एवरेज लाइफ ऑफ मैन ऑन अर्थ. ठीक है. वैसे तो हम लोग ह्यूमन बींग्स एज अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस बात पर अकीदा है
कि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन वो यहाँ पर बाइबल का जिक्र कर रहा है, बाइबल का रेफरेंस दे रहा है कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो इंसानी ज़िंदगी की एवरेज है ऑन अर्थ वो 70 साल है, और उस लिहाज से मैं जो है मेरे पास 50 साल हैं, ठीक है। द पॉइंट इनफैक्ट जो है वो इसी चीज़ को, इंसानी नेचर को, जो एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बाइबल के रेफरेंस से, और दूसरा यहाँ पर वो एक टेक्निक शो कर रहा है, निस्ट्रोलॉजिक टेक्निक, ठीक है। अगर हम लोग अपना लास्ट स्टैंजा देखें, एंड सीन्स टू लुक एट थिंग इन ब्लूम, कहता है सिंस का मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। लुक का मतलब देखना या ग्लैंस, ठीक है। इन ब्लूम, ठीक है। और कहता है लेकिन चूंकि खिले हुए दरख्त की कलियों को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। ओह यस, लिटिल रूम मीन शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कहता है कि एक छोटा सा अरसा है, कम अरसा है ये जो नेचर है इसको देखने के लिए। ये 50 बहारों का जो बहारें आएंगी मेरी ज़िंदगी में, ये बहुत कम अरसा है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहता है कि मैं जंगल में जाता रहूँगा, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और चेरी को बर्फ़ के ऊपर, दरख्तों के ऊपर लगे हुए और लटकते हुए, और बर्फ़ को, इन दरख्तों को, चेरी के दरख्तों को डांपे हुए मैं देखने दरख्त जो है वो जंगल का रास्ता या राह लेता रहूँगा। यस, अगर हम लोग इसको देखें इस स्टैंजा को, तो लास्ट पे वो एक ऑप्टिमिस्टिक अपनी जो है वो शो कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पर पोइट। वो क्या कह रहा है कि इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज या थिंक्स दैट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ like 50 years is not enough to enjoy the beauty of cherry tree. यस, वो कहता है कि जो ज़िंदगी की बहारें देखने के लिए मेरे जो 50 साल हैं वो इनफ नहीं है, ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए देखने के लिए। बट ही हैज़ ग्रेट लव विद फॉर द चेरी ट्री। यस, उसको बड़ा ज़्यादा प्यार है चेरी दरख्तों को देखने का। ही थिंक्स दैट ही नॉट enjoy द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री और ब्यूटी ऑफ नेचर इन द फुल ब्लूम, कि वो पूरे जो है ब्लूम में इसको नहीं देख सकेगा। ही विशेज़ टू अवेल हिमसेल्फ ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ। वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर जो है वो लिटिल रूम, कहता है कि अपनी ज़िंदगी का जो है हर लम्हा, हर मूवमेंट जो है वो नेचर को इंजॉय करना चाहता हूँ। ही डज़ नॉट वांट टू डिप्राइव फ्रॉम द साइड ऑफ ब्यूटी एंड एनी ग्लिम्स ऑफ द नेचर। कहते हैं कि मैं कोई भी झलक मिस नहीं करना चाहता, किसकी, नेचर की। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइंस में वो यही कह रहा है कि हमारे पास बहुत कम, मेरे पास टाइम है नेचर को देखने के लिए, ठीक है। और कहते हैं कि मैंने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं मज़ीद टाइम एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता जिसमें मैं नेचर को इंजॉय ना करूँ। देन ही डिटर्मिन्स दैट ही वुड मिस इवन अ सिंगल चांस टू विजिट द, he won't miss any single chance. Yes, a single chance to विजिट द वुडलैंड, ठीक है। लास्ट 2 लाइन्स में ये कह रहा है कि मैं एक भी जो मिनट है वो वेस्ट नहीं करूँगा किसको, नेचर को एंजॉय करने का। एंड सी द कैप्टिवेटिंग ब्रांचेस ऑफ चेरी tree hung with the weight of flower and snow. Yes, to see the cherry hung with the snow. Now we have done the explanation of this one poem. In the first line, it shows that the our poet is nature lover, true nature lover, and in the second stanza we can see that nostalgic poem, that technique which he has used over here, and average age of a human being, or in the third one stanza we can see that he is saying that I have very limited time, it's not enough, 50 years are not enough for enjoying the nature, but he is determined that he will not miss any single moment for enjoying the spring, for enjoying the nature, for enjoying the cherry tree hung with the snow. Now we have done the our explanation of this one poem. I hope you have understood this one. I hope you have understood the explanation of this one poem, and the main idea of this one lesson is that he was totally determined for the enjoying the nature. Okay, class. Allah Hafiz. We have done our poem in this online session. I hope you have understood this one poem. Allah Hafiz.